जय हिंद दोस्तों, संकल्प जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने भाग संख्या 3 यानी कि मूल अधिकार को खत्म कर दिया था। उसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक को हम लोगों ने देख लिया था। आइए समझते हैं भाग संख्या 4। भाग संख्या 4 यानी कि डीपीएसपी, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या इसे हिंदी में हम राज्यों का नीति निर्देशक तत्व के नाम से जानते हैं। अब देखिए, भाग संख्या 3 में अनुच्छेद कितना था? अनुच्छेद 12 से 35, तो 4 में कितना होगा? 35 के बाद 36 आएगा, यानी कि 36 से लेकर 51 भाग संख्या 4 में आएगा। क्या कहा गया है नीति निर्देशक तत्व के बारे में? आइए इसको हम समझते हैं। देखिए, हमारे जो संविधान के सलाहकार थे BN राव, उनका कहना था कि आप मूल अधिकार को दो कैटेगरी में बांट दीजिए, कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकंड। कैटेगरी फर्स्ट में उन मूल अधिकार को रखिए जिन्हें देना एकदम अनिवार्य है, यानी कि संविधान लागू होते होते यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद देना एकदम अनिवार्य है। लेकिन कैटेगरी सेकंड में उन मूल अधिकारों को रखिए जिन बाद में दिया जाएगा। तो कैटेगरी फर्स्ट का मूल अधिकार को हम लोगों ने भाग संख्या 3 में देख लिया है। यदि भाग संख्या 3 में जो मूल अधिकार दिया गया है, यदि उसका हनन हो रहा है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नो डाउट, भाग संख्या 3 क्या है? तो वाद योग्य है, परिवर्तनीय है। यदि आपको लगता है कि आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और न्यायालय से वाद विवाद कर सकते हैं। आप अपने मूल अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट को इन्फोर्स कर सकते हैं। यह हम लोग का जो कैटेगरी फर्स्ट का मूल अधिकार था उसे भाग संख्या 3 में रखा गया था। लेकिन जो कैटेगरी सेकंड का मूल अधिकार है, यह हम लोग की इच्छा पर निर्भर नहीं करती है, यह सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है कि सरकार इसे देगी कि नहीं देगी। इसलिए कहा गया है कि जो भाग संख्या 4 है वह भी मूल अधिकार के ही जैसा है। अब कहेंगे कि ये क्या? देखिए, इसको मूल अधिकार के बाद इसीलिए रखा गया क्योंकि यह भी मूल अधिकार के एकदम बराबर होती है। लेकिन भाग संख्या 3 का मूल अधिकार क्या था? एकदम अनिवार्य था देना। लेकिन भाग संख्या 4 का जो मूल अधिकार है सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है। देखिए, यह जो होती है मूल अधिकार, वह सरकार की इच्छा पर निर्भर करेगी। यानी कि सरकार को मर्जी में आएगा तो सरकार देगी, और नहीं मर्जी में आएगा तो सरकार नहीं देगी। आप इसके लिए न्यायालय मत पहुंच जाइएगा। अब कोई कहेगा कि देखिए ना, इसमें कहा गया था भाग संख्या 4 में जैसे कि फ्री में शिक्षा दिया जाएगा। अरे भैया, आप ही सोचिए कि यदि इसको भाग संख्या 3 में रख देते तो कौनो न्यायालय पहुंच जाता कि हमको फ्री में शिक्षा चाहिए। सरकार कहाँ से देगा? उस समय भारत आज़ाद हुआ था, भारत के पास उतने संसाधन नहीं थे, उतने पैसे नहीं थे कि आपको फ्री शिक्षा दिया जाए। इन सब परिस्थितियों को देखकर इसे मूल अधिकार की श्रेणी में रखकर इसे डीपीएसपी में रख दिया गया। जो डीपीएसपी का मूल अधिकार है उसे सरकार की इच्छा पर निर्भर करेगी। मन करेगा तो सरकार देगा, मन करेगा तो सरकार नहीं देगा। क्वेश्चन पूछेगा कि भाग संख्या 3 वाद योग्य है? तो बिल्कुल वाद योग्य है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि क्या भाग संख्या 4 यानी कि डीपीएसपी वाद योग्य है? नहीं भैया, यह वाद योग्य नहीं है। फिर क्वेश्चन, भाग संख्या जो 3 है यानी कि मूल अधिकार, वह इम्फोर्सेबल है? तो बिल्कुल है। लेकिन भाग संख्या 4 इम्फोर्सेबल नहीं है। देखिए, अब कह दिया गया इसमें साफ साफ कि जो भाग संख्या 3 था, यदि आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट आपके मामला में हस्तक्षेप कर सकता है आपके मूल अधिकार को दिलाने के लिए। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है हम तो मूल अधिकार के रक्षक हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यहाँ चुनौती दे दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट आप भाग संख्या 4 में किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अभी नहीं कोनो आदमी पहुंच गया कि देखिए ना, इस सरकार हमको फ्री शिक्षा नहीं दे रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा भाग चोट्टा कहीं के, ये मूल अधिकार है तुम्हारा, ये डीपीएसपी है, सरकार के मर्जी में आएगा तो तुमको फ्री शिक्षा देगा, नहीं मर्जी में आएगा तो नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट भगा देगा उसको। सुप्रीम कोर्ट कहा गया है कि इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। देखिए, केटी शाह ने इस डीपीएसपी को बैंक के उस चेक के समान कहा जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छानुसार कर दी है। यानी कि बैंक को मर्जी में आएगा तो चेक भजाएगी वरना आपको पैसा नहीं देगी। यह बैंक की इच्छा पर निर्भर करती है। इसी तरह हम लोग का भाग संख्या जो 4 है वह सरकार की इच्छा पर निर्भर करेगी। सरकार मन करेगा तो आपको अधिकार देगा, मन करेगा तो नहीं देगा। आप लोगों ने देखा भी होगा, वृद्धा पेंशन सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है। अभी नहीं कि किसी को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, आप पहुंच जाएंगे न्यायालय में, न्यायालय तुरंत भगा देगा। क्या कहे कि तुम्हारा मूल अधिकार थोड़ी ना हो, वो तो तुम लोग का नीति निर्देशक तत्व है, या सरकार की इच्छा पर निर्भर करेगी। हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको मना कर दिया गया है। जो डीपीएसपी था, आखिर इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, इसका 2 उद्देश्य था। सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना था। अब आप कहेंगे कि क्या पगला रहे हैं, सामाजिक क्या होता है, आर्थिक लोकतंत्र क्या बता रहे हैं? तो यहाँ पर पॉइंट नोट कीजिए। सामाजिक लोकतंत्र, सामाजिक का मतलब होता है
कि समाज में बराबरी को बनाया जाए, यानी कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह समाज में बराबरी को बना रहे। अब ये नहीं कि कोनो अमीर आदमी है, कोनो गरीब आदमी है, उसके बीच भेदभाव पैदा कर, नहीं, आप समाज में ऐसा कुछ काम कीजिए जिससे बराबरी आ सके। अब बहुत सारे पहले समाज में क्या होता था, उच्च जाति का आदमी नीचे के साथ नहीं बैठ सकता था, अब इसको खत्म किया जा रहा है। डीपीएसपी में कहा गया है कि आप सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करेंगे, साथ साथ ही आप आर्थिक लोकतंत्र की भी स्थापना करेंगे, यानी कि न तो समाज में कोई अमीर रहेगा और न ही कोई गरीब रहेगा, यानी कि आप ऐसे प्रबंधन करेंगे जिससे समाज में समानता आ सके। अब आप लोग के मन में आता होगा, हमारा जो संविधान है वो 80% विदेश से लिया गया है, यानी कि 80% से ऊपर हम लोग का संविधान विदेश से लिया गया। तो भाग संख्या जो 4 है, इसको हम लोगों ने आयरलैंड से लिया था। कई बार क्वेश्चन पूछा भी है कि जो भाग संख्या 4 है उसको भारत ने आयरलैंड से लिया, लेकिन आयरलैंड वालों ने कहाँ से लिया? आयरलैंड वालों ने खुद नहीं बनाया था, उसको स्पेन से लिया था। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि स्पेन कहाँ से लिया हुआ? स्पेन ने इस संविधान को खुद बनाया था। इस प्रकार सबसे पहले हम लोगों ने ये जान लिया कि आखिर डीपीएसपी होता क्या है। आइए समझते हैं अनुच्छेद 36। देखिए अनुच्छेद 36 क्या कहता है? अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दिया गया। अब आप सोचेंगे कि यूपी बिहार झारखंड, नहीं, राज्य का मतलब पॉलिटिक नज़र से यूपी बिहार नहीं होता है, बल्कि राज्य का मतलब होता है जिसके पास अपना क्षेत्रफल हो, अपनी संपत्ति हो और अपनी कुछ कानून हो, उसे हम राज्य कह देंगे। आप कह देंगे क्या बकवास कर रहे हैं गुरुजी यहाँ पर। देखिए, आप राज्य का मतलब पॉलिटी में दूसरा मतलब होता है। राज्य के मतलब ये नहीं कि यूपी बिहार बोल देंगे, राज्य का मतलब होता है जिसके पास अपना क्षेत्रफल हो, अपनी संपत्ति हो, अपनी कानून हो, उसे हम राज्य कह देंगे। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ले लीजिए, चाहे रेल विभाग को ले लीजिए, चाहे किसी अन्य विभाग को ले लीजिए। अब मान लीजिए ले लीजिए बिजली विभाग को, उन लोगों का अपना क्षेत्रफल है, अपनी उन लोगों की संपत्ति है, उन लोगों का अपना कानून है। मान लीजिए अब कोई कहेगा कि क्या आपका कोचिंग सेंटर एक राज्य है? हम कहेंगे बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोचिंग सेंटर का एक एरिया है, मतलब क्षेत्रफल है इसका, अब एक संपत्ति भी है और मेरा कुछ अलग कानून भी है, यानी कि मेरा अपना कानून भी है, यानी कि कोचिंग सेंटर भी एक राज्य हो जाएगा। पॉलिटी की नज़र में राज्य का मतलब यूपी बिहार नहीं होता है, मतलब किसी राज्य की बात नहीं कर सकता है। आइए समझते हैं अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि जो डीपीएसपी होता है वह वाद योग्य नहीं होता है। क्या कर रहा है कि जो डीपीएसपी है यह वाद योग्य नहीं है, यानी कि आपको लगता है कि डीपीएसपी के तहत हमें दबाया जा रहा है तो आप न्यायालय में जाके जज साहब से नहीं बतिया सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह वाद योग्य नहीं, मना कर दिया गया। यहीं पर पहले क्या कहा गया है? न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, आप हस्तक्षेप इसमें नहीं करेंगे। फिर क्या कहा गया है? इस पर आप जाके बहस नहीं कर सकते हैं और न यह इनफोर्सेबल होती है, यह इनफोर्सेबल नहीं होती है। ऐसा क्यों किया गया? तो समझिए इसको। क्योंकि डीपीएसपी में कहा गया फ्री में शिक्षा दिया जाएगा, प्रसूति महिलाओं को पोषक आहार उपलब्ध कराया जाएगा। अब मान लीजिए भारत स्वतंत्र हुआ उस समय, भैया फ्री में शिक्षा कहाँ से देता भारत? अच्छा, प्रसूति महिलाओं को पोषक भोजन कहाँ से उपलब्ध कराता? इसलिए कहा गया कि यदि सरकार का मर्जी आता है, यदि सरकार के पास उतना संपत्ति है, धन है तो आपको देगी, यदि सरकार का मर्जी नहीं है तो आपको नहीं देगी। आप इस पर वाद विवाद नहीं कर सकते हैं और नहीं जाके सुप्रीम कोर्ट में आप इसकी मांग कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 36 में क्या कहा गया? राज्य की परिभाषा दे दिया गया। 37 में क्या कहा गया? आप वाद विवाद नहीं कर सकते हैं और न ही यह परिवर्तनीय होती है, यानी कि पहले ही बता दिया गया है, मना कर दिया गया है कि आप क्या क्या नहीं कर सकते हैं। अब बताएगा अब हम आपको क्या क्या देंगे। तो देखिए अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि वह जनता का कल्याण करे। अब सरकार जनता का कल्याण कैसे करेगी? तो सरकार जनता का कल्याण करती भी है, जैसे राशन कार्ड, गरीब लोगों को राशन कार्ड सरकार उपलब्ध कराती है, 2 रुपये किलो 2 रुपये किलो गेहूँ उपलब्ध कराती है और 3 रुपये किलो चावल उपलब्ध कराती है। अब आप ही सोचिए कि क्या कोई सरकार आता है और आपको गेहूं और चावल 2-2 रुपया न देकर नहीं देता है तो क्या आप न्यायालय पहुंच जाएंगे? कतई नहीं जा सकते हैं आप, न्यायालय आपको भगा देगा। क्यों? क्योंकि न्यायालय को मना कर दिया गया है। यह वाद योग्य थोड़ी ना है, इस सरकार की इच्छा पर निर्भर करेगा। मन करेगा तो सरकार आपको राशन देगी, मन करेगा तो नहीं देगी। आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं, यह सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है। तो कहा गया है कि सरकार का यह कर्तव्य बनता है, ये नहीं कहा गया कि ये सरकार तुमको देना ही है, बल्कि कह दिया गया है कि सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि सरकार क्या करे? जनता का कल्याण करे, राशन कार्ड दे। इसके लिए वाद योग्य नहीं है, यह इन्फोर्सेबल नहीं है। और कहा गया है कि सरकार जो है वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय करे, यानी कि ई क्या कह दिया गया है? सामाजिक न्याय का मतलब होता है वह समाज में समानता बनाए रहे, मतलब
न तो कोई ऊंचा है और न ही कोई नीचा है, इसको बराबरी में बनाए रखे। और कहा गया कि आर्थिक, यानी कि समाज में न तो किसी को गरीब बनाया जाए और न ही किसी को, कोई अमीर है तो उसको अमीर छोड़ा जाए। देखिए समाज में बराबरी को लाया जाए। मान लीजिए कोई अमीर है, छोड़ दीजिए उसको, अमीर है तो अमीर रहने दीजिए, जो गरीब है उसको आप कुछ सहायता दीजिए सरकार, ताकि वो भी अमीर बन सके, जिसको हम सामान्य भाषा में आरक्षण के नाम से जानते हैं। और कहा गया है राजनीतिक न्याय, यानी कि जो सरकार है वो राजनीतिक न्याय भी करेगी लोगों के साथ। वो कैसे? तो हम सभी लोगों को यह अधिकार दिया जाता है कि हम किसी भी पार्टी से चुनाव को लड़ सकते हैं। यही हमारा भारतीय संविधान का भाग संख्या 4 का अनुच्छेद 38 कहता है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। देखिए यहाँ पर दो चीजें आपने नोट किया होगा। क्वेश्चन कहेगा कि भारतीय संविधान का भाग संख्या जो 4 है उसमें कितने प्रकार के न्याय की बातें कही गई है? तो 3 प्रकार के न्याय। वो कौन कौन सा न्याय है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बातें कही गई। क्वेश्चन पूछा भी है कि भाग संख्या 4 में कितने प्रकार के न्याय की बातें कही गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की बातें कही गई है। कौन कौन सा भैया? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लेकिन इसी में क्वेश्चन घुमा देगा और कहेगा कितने प्रकार की लोकतंत्र की बातें की गई है? तो हम आपको पहले बता दिए हैं 2 प्रकार के लोकतंत्र। कौन कौन सा? तो सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र की बातें कही गई है। आइए समझते हैं अनुच्छेद 39। देखिए अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि समान कार्य के लिए स्त्री और पुरुष को समान वेतन दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए कोई स्त्री है और कोई पुरुष है और वो दोनों एक ही कार्य को कर रहे हैं तो उनको वेतन भी समान दिया जाएगा। मान लीजिए एक मैडम जी हैं, एक सर जी हैं, अब दोनों लोग पॉलिटी को पढ़ा रहे हैं। यदि आप सर जी को 40,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं तो मैडम जी को भी 40,000 रुपया आपको सैलरी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा अनुच्छेद 39 कहता है कि समान कार्य के लिए स्त्री पुरुष को आप समान वेतन दीजिएगा, लेकिन कार्य भी समान होनी चाहिए। अब पता चल रहा है मैडम जी आर्ट पढ़ा रही हैं और सर जी पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, तब आप सैलरी बराबर नहीं देंगे, क्योंकि कहा गया है कि सिर्फ समान कार्य के लिए समान वेतन दीजिएगा। पता चला ड्राइंग में क्या पढ़ाना रहेगा? आलू गोभी ये पढ़ाना रहेगा, पॉलिटी तो मेहनत लगता है पढ़ाने में। तो कहा गया है कि अगर कार्य समान नहीं है तो आपको सैलरी भी समान नहीं दिया जाएगा। यदि कार्य समान है और सैलरी समान नहीं मिल रही है तो आप इसके लिए केस कर सकते हैं, क्योंकि जो कहा गया है 39 में कि समान कार्य के लिए आपको समान वेतन दिया जाएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं की जाएगी। और 39 के क, देखिए जहाँ कहीं भी 39 का क कुछ का क ख दी जाए आप समझ जाएगा कि इसको बाद में जोड़ा गया है, यानी कि 39 के क को बाद में जोड़ा गया है। और कहा गया है निःशुल्क विधि सहायता। इसका मतलब क्या? फ्री में आपको कानूनी शिक्षा दिया जाएगा। आप लोग देखे भी होंगे कि आप कहीं ऑफिस में जाते हैं, चाहे पुलिस थाना में जाते हैं, तो दरोगा साहब आपको कहते हैं कि हई कागज लेके आइए, ये कराइए, वो कराइए, वो सब आपको फ्री में बताते हैं। भले से कोई होता होगा जो आपको सोचता होगा लूट ले, वो बात अलग है, लेकिन बहुत सारे अधिकारी आपको फ्री में सहायता देते हैं। वो सहायता यानी कि वो सलाह देने के लिए आपसे पैसा नहीं मांगते हैं। आप डीएम ऑफिस में चले जाइए, डीएम साहब सब बता देंगे कि क्या करो क्या ना करो, और से पैसा नहीं लेंगे। कहा क्यों? क्योंकि 39 का कौ कहता है कि आपको फ्री में यानी कि निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। अब देखिए अनुच्छेद 40 में कहा गया है ग्राम पंचायत, यानी कि ग्राम पंचायत की स्थापना कीजिए। इस बात को लेकर बहस हो गई भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच। गांधी जी कह रहे थे ग्राम पंचायत रहेगा और अंबेडकर साहब कह रहे थे ग्राम पंचायत नहीं रहेगा, क्योंकि अंबेडकर साहब का कहना था कि मान लीजिए ग्राम पंचायत हम बना देंगे ना तो जो गाँव का मुखिया रहेगा वो चोट्टा पैसा खा के बैठ जाएगा। तो गांधी जी कहे ए अम्बेडकर जी देखिए, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है, मान लीजिए हम गांव बना दे रहे हैं, तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट से यदि हम 100 रुपया भेज रहा है गवर्नमेंट और आते आते 50 रुपया मुखिया के हाथ में चला गया, और मान लीजिए मुखिया 20 रुपये खा लिया, तो कम से कम 30 रुपया गाँव वाला के हाथ में जाएगा ना, कम से कम जाएगा ना। अब पता चले गाँव में मत बनाइए, कहाँ से पाएगा गाँव वाला? नहीं पाएगा। इस बात को लेकर बहस हो गई। गांधी जी कह रहे थे रहेगा, अम्बेडकर साहब कह रहे थे नहीं रहेगा, विवाद हो गया। तभी आते हैं राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद आते हैं, कहते हैं महाराज कहाँ लड़ाई कर रहे हैं आप लोग? तो गांधी जी कहते हैं देखिए ना, कह रहा है कि ग्राम पंचायत नहीं रहेगा, हम कह रहे हैं ग्राम पंचायत रहेगा। तो राजेंद्र प्रसाद कहे इतना बात है। आप देखिए यदि आप इसको ग्राम पंचायत को मूल अधिकार में रखेंगे तो भैया इसको अनिवार्य कराना, लागू कराना, इसको जानते हैं क्या कीजिए आप डीपीएसपी में जोड़ दीजिए ना। जिस राज्य को मर्जी में आएगा वो लागू करेगा, और जिसको नहीं मर्जी में आएगा नहीं लागू करेगा। ये कहें सब अब ना ठीक है भैया, ये राय तुम सही दिए हो। क्या किया गया? इसको अनुच्छेद 40 में जोड़ दिया गया, यानी कि
राज्य पर निर्भर करता है कि कौन सा राज्य ग्राम पंचायत लगाएगा और कौन सा नहीं लगाएगा। इस तरह भारत में राजस्थान में पहली बार ग्राम पंचायत को लागू किया गया। वो भी कब लागू किया गया? तो 2 अक्टूबर 1949। आखिर 2 अक्टूबर को लागू क्यों किया गया? क्योंकि ग्राम पंचायत के फेवर में कौन थे? गांधी जी। गांधी जयंती कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। इसीलिए 2 अक्टूबर 1949 को लागू किया गया राजस्थान में पहली बार। देखिए, इस प्रकार हम लोगों ने डीपीएससी में अनुच्छेद 36 से लेकर 40 तक को हम लोगों ने देख लिया है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।